नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम अपने उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। और चलिए अब शुरुआत कर लेते हैं खबरों की। देहरादून में कारगिल विजय दिवस को शौर्य दिवस के रूप में मनाया गया। गांधी पार्क स्थित शहीद स्मारक स्थल में सैनिक कल्याण निदेशालय की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद मौजूद रहे। इस दौरान सीएम धामी ने प्रदेश के 36 शहीद परिवार और कारगिल पदक प्राप्त विजेताओं को सम्मानित किया। सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड के वीरों का देश के लिए शहादत में बड़ा योगदान रहा है। ये वीरों की भूमि है और शहीदों के परिजनों को सरकार हर सुविधा देने के लिए कटिबद्ध है। कारगिल के सभी शहीदों को नमन करता हूं कि उनके शौर्य और पराक्रम से हमको कारगिल जैसी जो असंभव लगने वाली विजय, उसमें उन्होंने हमारे देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान किया। हमारी सेना ने अदम्य साहस और वीरता का परिचय दिया और भारत का एक नया इतिहास लिखा, दुनिया का एक नया इतिहास लिखा। हम उन सभी को नमन करते हैं। उत्तराखंड के भी, उत्तराखंड जहां हमारी वीर भूमि है, हमारी सैनिक भूमि है, इस भूमि से भी 75 रणबांकुरों ने, 75 वीरों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया। आज हम उन सभी को नमन करते हैं, उनके वीरांगनाओं को, उनके पारिवारिक जनों को। यहाँ पर आज उनके साथ हम लोगों ने उनकी स्मृति में उनको स्मरण किया है और वो हमारे हमेशा स्मरण में रहें, उसके लिए हम लोग प्रत्येक वर्ष यहाँ पर काम कर रहे हैं। हमारी सरकार आज जहाँ केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सेना के मनोबल को बढ़ाने के लिए काम कर रही है, सैनिकों के वेलफेयर के लिए काम कर रही है, वहीं उत्तराखंड की सरकार भी लगातार जो हमारे चक्र विजेता हैं, परमवीर चक्र, महावीर चक्र, शौर्य चक्र, कीर्ति चक्र और गैलेंट्री अवार्ड के जितने भी धारक हैं, उन सभी की हमने धनराशि को हमारी सरकार ने बढ़ाया है। जिस प्रकार से आप जानते हैं, जब कारगिल युद्ध हुआ था 526 लोग शहीद हुए थे पूरे देश के, जिसमें 75 लोग हमारे ही उत्तराखंड के थे। उन सबको मैं आज नमन करने के लिए इस जो हमारा शौर्य दिवस है उस पर देहरादून में मैं आया हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी हम सब ने उनको आज हृदय की गहराई से उनको अपने शत नमन किया है। जो परिजन हैं उनके, उनकी वीरांगनाएं हैं, परिजन हैं, उनको सम्मानित करने का भी काम इस दौरान हुआ है। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो काम किया था, कि आप देखिए कि उससे पहले जब सैनिक शहीद होता था तो एक तार, एक छोटा सा संकेत आ जाता कि आपका बच्चा, आपका व्यक्ति शहीद हो गया। लेकिन कारगिल युद्ध पहला युद्ध हमारे देश के अंदर हुआ और उनके शहीदों को जिस प्रकार से उनके पूरे सम्मान के साथ उनके पैतृक गांव में उस शहीद का पार्थिव शरीर आता था, ससम्मान उसकी अंत्येष्टि होती थी और हजारों नहीं लाखों की संख्या में लोग उस समय पे उमड़ते थे। ये एक देशभक्ति का प्रमाण था और आज उसी काम को माननीय मोदी जी आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए, कारगिल की कोई भी घटना ऐसी नहीं है जो कि छोटी हो, लेकिन कुछ एक चीज़ें हैं जो हमारे स्मृति पटल में कभी भी धूमिल नहीं हो सकती। जैसे विक्रम दत्ता का वो कहना कि दिल राम मांगे बोल, ये किसी भी नौजवान के रोंगटे खड़े करने के लिए पर्याप्त है, जबकि उसको पता है कि वो कभी भी शहीदी के मुख में जा सकता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि कारगिल में जो भी हुआ वो बहुत ही एक महान कृत्य था और विश्व में मानवीय दृष्टि से एक प्रकार से असंभव कार्य था। उनको देख के यही लगता बेटा उनका भी शहीद हो गया, हमारी भी शहीद हो गया। हम यही बोलते हैं बेटा, पहले एक बेटा और फौज में थे, वो तो आ गया रिटायर, और जो ले लड़का था वो शहीद हो गया। यही रुचि था कि मैं फौज में जाना है, फौज में जाना है, तो फौज में गए, अपने कुर्बानी हो गए फौज में। क्या नाम था? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में सिंचाई विभाग की समीक्षा बैठक की। इस दौरान सीएम धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए योजनाएं बनाई जाएं। साथ ही जिलों में मुख्य विकास अधिकारियों की अध्यक्षता में समिति का गठन किया जाए, जिसमें कृषि और उद्यान विभाग के अधिकारी भी हों।
कारगिल दिवस के मौके पर देश भर में शौर्य दिवस मनाया गया। इस मौके पर प्रदेश के राज्यपाल और रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने देहरादून के गढ़ी कैंट में बने लाल गेट पर शहीद वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। आपको बता दें कि कारगिल युद्ध में उत्तराखंड से भी 75 वीर जवानों ने अपनी शहादत दी थी। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने कहा कि जिन शहीदों ने कारगिल युद्ध में अपनी शहादत दी है, मैं उनको नमन करता हूं और उनकी शहादत को सलाम करता हूं। आज हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि हमारे जवानों ने, हमारी भारतीय सेना ने, हमारे वीर सैनिकों ने जो साहस, शौर्य और पराक्रम का एक उदाहरण दिया कारगिल के अंदर। अगर आप कारगिल को देखते हैं तो बहुत ही दुर्गम इलाका है, हाई एल्टीट्यूड है, मौसम भी बहुत ख़राब रहता है और जो धोखा पाकिस्तान ने दिया था और स्थिति बिल्कुल अनुकूल नहीं थी, लेकिन इन सब के बावजूद जो कारगिल में जो बटालिक और टोलोलेंग, टाइगर हिल, 0.5353, 5140, 0.4590 वो सब याद दिलाती हैं उन 527 वीर जवानों की जिन्होंने अपनी धरती के लिए, अपने राष्ट्र के लिए अपने प्राणों की आहुति दी और उन्होंने ऐसी एक डिसिसिव मिलिट्री इख्तियार की जो सबके लिए उदाहरण है कि एक हाई एल्टीट्यूड के अंदर में, एक दुर्गम इलाके के अंदर में किस प्रकार से एक भारतीय सैनिक अपना कार्य करता है, क्या उसकी मिलिट्री प्रोफेशनलिज्म है। और मैं कहूँगा कि आज का दिन हम वो 527 वीर जवानों जिन्होंने मार्टियर्स, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, वो 1363 जो वुंडेड हुए और उन सब को आज याद करते हैं। एक बात पक्की है कि उन शहीदों को हम अपना। उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य हरिद्वार से कांवड़ लेकर पैदल वीरभद्र महादेव मंदिर पहुंची। उन्होंने वीरभद्र महादेव की विधिवत पूजा अर्चना करने के बाद जलाभिषेक किया। आपको बता दें कि हरिद्वार से ऋषिकेश तक कैबिनेट मंत्री का जगह जगह महिलाओं ने पुष्प वर्षा कर स्वागत भी किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारे के तहत 2025 तक उत्तराखंड में बाल लिंगानुपात को बराबर करने के लक्ष्य का भी शुभारंभ किया है। मैं समझती हूँ कि सबसे पवित्र महीना होता है, शिव का महीना होता है और संजोग से हमारे आज़ादी का अमृत महोत्सव भी है। और इस आज़ादी के अमृत महोत्सव में एक संकल्प जो प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार जिसके लिए कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसी को लेकर कि लैंगिक समानता हमारे प्रदेश में, हमारे देश में आए, तो मुझे भी जन्म लेने दो, शिव के महामय शक्ति का संकल्प है। यह हरिद्वार हर की पैड़ी महात्माओं के आशीर्वाद से जो माँ गंगा का जल है वो संकल्पित करते हुए पूरी यात्रा जो 25 किलोमीटर की है, वीरभद्र महादेव मंदिर में जलाभिषेक करते हुए, पूजा पाठ करते हुए उनको समर्पित की गई है। निश्चित रूप से ईश्वर से यही प्रार्थना है कि उत्तराखंड देवभूमि, किसान देवियों की भूमि के रूप में भी जाना जाए। उत्तराखंड जब अपनी रजत जयंती बनाए तो निश्चित रूप से जितने संख्या बालकों की है उतनी संख्या बालिकाओं की भी दिखाई पड़े। निश्चित तौर पे बहुत ही अच्छी बात है और बहुत ही अच्छी पहल माननीय मंत्री रेखा आर्य द्वारा की जा रही है, क्योंकि जिस प्रकार से लिंगानुपात में जो कमी देखने को मिल रही है और लगातार उसके आंकड़े आते हैं, कन्या भ्रूण हत्या को बचाने के लिए एक धार्मिक उद्देश्य से जो संदेश उन्होंने देने का प्रयास करा, बहुत ही अच्छी सराहनीय पहल है उनकी। पिछली बार भी उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए साइकिल यात्रा देहरादून से हरिद्वार तक निकाली थी। तो मैं मानती हूँ कि मातृशक्ति और एक शक्ति स्वरूपा हैं और निश्चित तौर पर जिस चीज़ के लिए वो ठान लेती हैं, उन्होंने अपने मंत्रालय का जिस प्रकार से उसका वो निर्वहन कर रही हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में, और जिस प्रकार से उन्होंने कन्या भ्रूण हत्या को बचाने के लिए आज शिव जी को साक्षी मानते हुए सभी जगहों पे ये संकल्प लेने का उन्होंने प्रयास करा कि सभी इसमें माताएं, बहनें, भाई जितने हैं सभी आएँ और संकल्प के साथ में कि बेटियों को भी जन्म लेने का अधिकार है। उनको
केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय एजेंसियों के जरिए कांग्रेस नेताओं के लगातार किए जा रहे उत्पीड़न के खिलाफ कांग्रेस ने सत्याग्रह किया। देहरादून के घंटाघर स्थित अंबेडकर पार्क में बाबा साहेब को माल्यार्पण कर कांग्रेस ने अपना सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। प्रदेश अध्यक्ष करण माहारा की अगुवाई में गांधीवादी तरीके से सत्याग्रह किया गया। इस दौरान कांग्रेस के विधायक, पूर्व विधायक समेत कई वरिष्ठ नेताओं के साथ कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष करण माहारा ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस मामले में पहले ही क्लीन चिट मिल चुकी है, उसको दोबारा से खोला जा रहा है। एक महिला जो 75 साल से ऊपर आयु की है, उसका पूरा सहयोग करने को तैयार है, लेकिन फिर भी जानबूझकर उसका उत्पीड़न किया जा रहा है, जिसके खिलाफ हम ये सत्याग्रह कर रहे हैं। हम लोग ये जो आज का सत्याग्रह है, इसको जनता को अवेयर करने की नज़र में कर रहे हैं, क्योंकि इस समय बीजेपी जिस तरीके से संविधान संस्थाओं का इस्तेमाल विपक्ष की आवाज़ को दबाने के लिए और विपक्षियों को डराने के लिए कर रही है। हम चाहते हैं कि भारत की आवाम इस बात को समझे कि भारतीय जनता पार्टी किस कदम पर चल रही है। मुझे गर्व है इस बात का कि मेरे नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी अकेले ऐसे नेता हैं पूरे राष्ट्र में जो बीजेपी, अमित शाह और नरेंद्र मोदी के खिलाफ प्रखरता से बोल रहे हैं। और पूर्व में नारायण राणे हो, चाहे वो येदुरप्पा हो, उनके ऊपर केस ठोके गए और जैसे वो बीजेपी वापस गए उनके केस खत्म कर दिए गए। आज अखिलेश दास हो, मायावती हो, चाहे वो बंगाल की हमारी बहन हो, वो सारे के सारे कुछ महीनों से चुप बैठ गए हैं। केवल राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी अमित शाह और मोदी के खिलाफ बोल रहे हैं। इसलिए एक मृत केस को दोबारा पुनर्जीवित करके जिस तरीके से ईडी में उनको प्रताड़ित करने की कोशिश करी जा रही है, हम भारत की संपूर्ण जनता को उसके लिए जागरूक करना चाहते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी की आज ईडी के माध्यम से पूछताछ हो रही है। कांग्रेस इसका कड़े शब्दों में विरोध करती है, निंदा करती है। देश के अंदर जिस तरीके से सत्ता में बैठे हुए लोग लोकतंत्र पर प्रहार कर रहे हैं, विपक्ष की आवाज़ को दबाने का प्रयास कर रहे हैं, उसके विरोध में पूरे देश के अंदर लोगों में आक्रोश है और वो सत्याग्रह के माध्यम से अपनी आवाज़ को बुलंद करने का काम कर रहे हैं। ईडी जिस केस में पूछताछ कर रही है, पूर्व में जो है उस पर क्लीन चिट दी गई है, लेकिन सोनिया जी, राहुल जी और कांग्रेस की आवाज़ लगातार सरकार केंद्र सरकार की नीतियों और केंद्रीय एजेंसियों से कांग्रेसी नेताओं पर दबाव बनाए जाने को लेकर जहां कांग्रेस केंद्र सरकार के खिलाफ सत्याग्रह आंदोलन कर रही है, तो वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के सत्याग्रह आंदोलन को दुराग्रह बताया है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला ने कहा कि अगर कांग्रेस ने भ्रष्टाचार नहीं किया तो आप सवालों से क्यों बच रहे हैं। हर जांच का सामना करें और जांच एजेंसियों का जांच में सहयोग करें। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। देखिए, भ्रष्टाचार और गबन को लेकर के सवाल तो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो करते हैं देश भर में बवाल। आज अगर जो आप साफ हो, आपने गबन नहीं किया है, तो आप क्यों बच रहे हो सवालों से? आपको सवालों के जवाब देने चाहिए। और ये सत्याग्रह नहीं, ये दुराग्रह है। देश के अंदर जिस प्रकार से कांग्रेस आज दुराग्रह कर रही है, उसको देश की जनता भी देख रही है और देश की जनता समझ भी रही है कि सवालों से बचने के लिए, अपने जवाब न देना पड़े उससे बचने के लिए, देश के अंदर पूर्वाग्रह से ग्रसित राजनीति, दुराग्रह की राजनीति कांग्रेस कर रही है। देश की जनता आगे बढ़ते हैं खबरों में। भीमताल में ब्लॉक के गलियारे के दौरान एक हत्याकांड का खुलासा भी किया गया है। आपको जानकारी दे दें कि इस हत्याकांड के खिलाफ लोगों में काफी आक्रोश है। ग्रामीण बुद्ध पार्क में पहुंचे और प्रशासन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान ग्रामीणों की पुलिस से तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। ग्रामीणों का कहना है कि पुलिस उनको लगातार गुमराह कर रही है। वहीं मृतक के परिजनों का कहना है कि अगर हत्या का खुलासा जल्द नहीं किया गया तो वे किसी भी हद तक जा सकते हैं। मामले पर एसएसपी पंकज भट्ट का कहना है कि पूरे मामले की छानबीन गंभीरता से की जा रही है। 3 लोगों के पॉलीग्राफ टेस्ट कराए गए हैं। जल्द ही पुलिस इस हत्याकांड का खुलासा करेगी। ये शक के आधार पर तो ससुरालियों पर जाता है, बीवी पर। अब उनने हमको खबर कोई सूचना ही नहीं दी। उससे वहाँ
वो गुमशुदा तलाश लिखाने को उसको भी बुलाया गया, वो अब वहाँ पहुँची नहीं। इस पर भी शक जाता है हमको, क्यों नहीं गई वो गुमशुदा, जबकि पति है उसका। को हुई थी उस दिन से कोई चीज कोई की वो नहीं हो रही है। बार बार लड़के दौड़े हैं, आज आदमी अपने किराए से यहाँ आ रहे हैं। हमको हिम्मत रखो, हिम्मत रखो, थोड़ा बहुत हम लोग आपके साथ हैं, तो आप लोग थोड़ा सा हिम्मत रखो। क्या पता, पुलिस आज तक कुछ नहीं कर रही है। आप कब करती है ये पुलिस? किस पर शक है आपको? किसका? बहू पे है और बहू पर, उसके जीजाजी पर, उसके घर वालों को बयान है सर हमारे पास। बयान क्या चाहते हैं अब आप लोग? बयान कैद हैं उसके। क्या चाहते हैं आप लोग? पूरे न्याय। इसमें पुलिस द्वारा, क्योंकि ये बेसिकली रेवेन्यू क्षेत्र का मामला था, लेकिन जब इन्होंने कंप्लेंट पुलिस को दी तो पुलिस द्वारा इसमें फ़ौरन एफआईआर की गई, क्योंकि इसमें कोई देर नहीं की गई। इसमें हमारी एसओजी की टीम 2 दिन तक वहाँ पूछताछ में लगी। इसके अलावा कल इसमें 3 लोगों के लाई डिटेक्टर टेस्ट के लिए एसओ साहब खुद इनकी लेकर के जो है आपका सीबीआई लैब में कराने लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने गए हैं। आज उनका लाई डिटेक्टर टेस्ट हो जाएगा। लाई डिटेक्टर टेस्ट के बाद जो चीज़ कारगिल में मिली जीत को आज 23 साल पूरे हो चुके हैं। अल्मोड़ा में भी कारगिल विजय दिवस मनाया गया और कारगिल युद्ध में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कारगिल में मिली जीत को लेकर अल्मोड़ा में शौर्य दिवस धूमधाम से मनाया गया। अल्मोड़ा कैंट क्षेत्र स्थित शहीद स्मारक पर माल्यार्पण, पुष्पांजलि और पुष्प चक्र अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही अल्मोड़ा की सैन्य टुकड़ी द्वारा शहीदों के सम्मान में सलामी दी गई। इस दौरान मुख्य अतिथि डीएम वंदना ने कारगिल में शहीद वीर सपूतों के परिजनों, वीरांगनाओं और घायल जाबाजों को सम्मानित किया। को मैं अपनी श्रद्धांजलि, अपना नमन अर्पित करती हूँ और आप सभी का मैं देश की पूरी जनता की तरफ से और हमारे विशेष रूप से अल्मोड़ा के जो लोग हैं, हमारे अल्मोड़ा के जो निवासी हैं, उनकी तरफ से आपका मैं धन्यवाद करती हूँ। आपके परिवारों ने अपना बलिदान दिया, आपके परिवारों ने बहुत कुछ खोया, उसी के कारण हम लोग सुरक्षा के माहौल में रह पाते हैं और जो प्रोग्रेस कर रहा है देश, जो भी चाहे अल्मोड़ा जनपद से लेकर उत्तराखंड, क्योंकि ये उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में ये चीज़। सावन माह की शिवरात्रि पर धर्म नगरी हरिद्वार में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। बड़ी संख्या में पहुंचे कांवड़ियों ने गंगा में डुबकी लगाकर स्नान किया। हर की पौड़ी पर दूर दूर तक श्रद्धालुओं की ही भीड़ नजर आई। घाटों पर भगवान भोले के भक्तों का तांता लगा रहा। आपको बता दें कि शिव भक्तों ने गंगा में स्नान कर दक्षेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान भक्त पूरी तरह से भक्ति में सराबोर दिखाई दिए। बहुत अद्भुत दर्शन हुए भगवान के और बहुत ही सुंदर, और व्यवस्था बहुत अच्छी है मंदिर की, परिसर की बहुत ही अच्छे से व्यवस्था बनाई हुई है। दर्शन बड़े अच्छे से हो रहे हैं, बहुत शांतिपूर्वक दर्शन चल रहे हैं। क्या मांगा भगवान शंकर? चाहिए भगवान शंकर की सत्ता सबके लिए मांगा जी, भगवान सबका भला करें भोलेनाथ। ये भगवान शंकर की ससुराल भी है, ऐसी मान्यता है। 1 महीना जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, भोलेनाथ यहीं रहते हैं जी 1 महीना पूरे, और ये उनकी ससुराल है। और ये बड़ा ही भाग्य है, भाग्यवान लोग हैं हम कि यहाँ इस धरती पर पैदा हुए, कि यहाँ भगवान के दर्शन हो रहे हैं हमें। 2 साल के बाद शिवरात्रि, ये अद्भुत संयोग है भैया कि 2 साल के बाद, मतलब फॉर्चुनेट है हम लोग, भाग्यवान हैं हम लोग कि 2 साल के बाद, कोरोना काल के बाद ऐसा हुआ है और हमें बहुत भाग्यशाली तरीके से दर्शन प्राप्त हुए भगवान के। और रस तो आपने देखा ही है कांवड़ का, आस्था का देश है हमारा, आस्थावान देश है। आस्था का सैलाब आया हुआ था हरिद्वार के अंदर, वो देखा ही है आप। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं कि हम यहाँ हरिद्वार में रहते हैं और हम दक्षेश्वर महादेव के दर्शन कर पा रहे हैं, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि 1 महीने के लिए भगवान भोलेनाथ यहीं रहते हैं। उन्होंने जब दक्ष का यज्ञ विध्वंस किया था तो उसके बाद वरदान दिया था कि मैं 1 महीने यहीं रहूँगा। तो साक्षात भोलेनाथ के दर्शन करके तो बहुत अच्छा लगा। क्या क्या मांगा, क्या क्या चढ़ाया भगवान को? दूध चढ़ाया, पंचामृत चढ़ाया, गंगाजल चढ़ाया, बेलपत्र, भांग, धतूरा, फल चढ़ाया और मांगा बस आशीर्वाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख। बहुत अच्छा लगा, इतना अच्छा माहौल है यहाँ का। और भगवान भोलेनाथ से हमेशा यही प्रार्थना है कि जो हमारा देश है वो कोविड-19 से बचा रहे और आगे जो है हर साल ऐसे ही हम
भोले की शरण में आते रहे। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में बरसात के मौसम में पहाड़ी क्षेत्रों में आपदा से हर साल लोगों को लाखों का नुकसान उठाना पड़ता है। वहीं आपदा के जटिल मानक होने के कारण लोगों को नुकसान का मुआवजा तक नहीं मिल पाता। विधायक मनोज तिवारी का कहना है कि आपदा के लिहाज से उत्तराखंड काफी संवेदनशील राज्य है। खासकर राज्य के पहाड़ी जनपदों में बादल फटने और भूस्खलन की घटनाएं आम हैं। आपदा के मानक काफी कठिन होने के कारण लोगों को तत्काल राहत नहीं मिल पाती है। वहीं आपदा फंड में सीएम विवेकाधीन कोष से धनराशि बढ़ाए जाने की भी मांग की गई है। आपदा की दृष्टि से हमारा जो उत्तराखंड है बहुत संवेदनशील है और लगातार जब बरसात होती है या कभी कोई आपदा आती है, बादल फटता है, तो उससे बहुत तीव्र आपदा आती है। और निश्चित रूप से क्योंकि भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुए, वहाँ की सारी चीज़ों को देखते हुए सरकार द्वारा क्योंकि मानकों में स्थिरीकरण करना चाहिए और जो भी हो सके, चाहे तत्काल उनका विस्थापन हो और उनको मुआवजा मिल सके या उनका विस्थापन हो सके, और जो भी उसमें स्थिरता होनी चाहिए और तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि भूस्खलन एक ऐसा है, आपदा एक ऐसा संवेदनशील विषय है जिससे सबसे ज़्यादा लोग भयभीत रहते हैं। और मेरी सरकार से मांग है कि आपदा जैसे महत्वपूर्ण विषय को देखते हुए, उसकी संवेदनशीलता को देखते हुए और बरसात के समय में तत्काल सरकार ने आपदा के मानकों में भारत सरकार ने स्थिरीकरण करना चाहिए और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने विवेकाधीन कोष से जो भी हो सकता है, हर संभव हो सकता है, उसमें धनराशि बढ़ाने का भी काम करना चाहिए और केंद्र सरकार को अनुरोध भी करना चाहिए कि आपदा के मानकों में स्थिरीकरण हो और लोगों को सुविधाएं। हल्द्वानी शहर को जल्द ही सीवरेज की समस्या से निजात मिलने वाली है। नगर निगम द्वारा 4 लाख से अधिक की आबादी वाले हल्द्वानी शहर के लिए करोड़ों की लागत से सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जा रहा है, जो कि 28 MLD पानी की क्षमता वाला प्लांट है। मेयर जोगेंद्र रौतेला ने बताया कि पूरे शहर के सीवरेज सिस्टम का ट्रीटमेंट करते हुए सीवरेज से खाद बनाई जाएगी और फिर फिल्टर करके पानी को शुद्ध करके छोड़ा जाएगा, जो वाटर लेवल भी बढ़ाएगा। लगभग 34 करोड़ रुपए की लागत से ये STP बन रहा है। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को भी धन्यवाद देता हूं कि उनके द्वारा यह प्लांट, सीवर ट्रीटमेंट प्लांट नगर निगम को दिया गया और ये 99% पूर्ण हो चुका है और इसकी सेवाएं जल्दी शहर को मिलेगी, जिससे शहर में प्रदूषण कम होगा, सीवर का ट्रीटमेंट होगा और उसके बाद जो पानी परिष्कृत होकर निकलेगा वो कहीं न कहीं। कारगिल शहीदों के सम्मान में पूरा देश 26 जुलाई को शौर्य दिवस मनाता है, जिसमें शहीदों को याद करते हुए उनके आश्रितों को सम्मान दिया जाता है। इसी को लेकर कोटद्वार में जिला सैनिक कल्याण द्वारा कारगिल दिवस के मौके पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान क्षेत्र के शहीदों के आश्रितों को सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि 26 जुलाई का दिन स्वतंत्र भारत के लिए एक महत्वपूर्ण दिवस है और इसे हम कारगिल दिवस के रूप में मनाते हैं। पूरे देश के लिए एक समझो गौरवशाली दिन है और इसीलिए इसको शौर्य दिवस कहा है। और हमारे वीर सेनानियों ने जिस तरह से कारगिल युद्ध में अपनी जीत निश्चित की है और देश को सर्वोच्च बलिदान दिया है, तो निश्चित रूप से इसको हमारा देश कभी भुला नहीं सकता। तो आज हम सब लोगों को सभी को पता है कि 26 जुलाई सन 1999 में कारगिल का युद्ध हुआ था। उसमें हमारे यहाँ से 75 शहीद हुए थे, हमारे सैनिक जो थे, उनमें से 10 हमारे लैंसडाउन क्षेत्र के थे, जिनमें से आज हमारे यहाँ 2 वीर नारियाँ आई हैं। तो आज उनका हमने सम्मान किया है और बाकी हमने अपने सारे अतिथिगण जितने भी हमारे पूर्व सैनिक हैं, पूर्व अधिकारी हैं, रिटायर्ड अधिकारी हैं। उत्तराखंड के सितारगंज में थारू समाज के लोगों ने लेखक अजय रावत द्वारा अपनी बुक में थारू समाज के लिए लिखे गए अशोभनीय शब्द से नाराज होकर शहर में जुलूस निकालकर मुख्य चौराहे पर अजय रावत की पुस्तक की प्रतियां जलाईं और साथ ही सितारगंज तहसीलदार को और क्षेत्राधिकारी ओम प्रकाश को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपकर लेखक अजय रावत के खिलाफ SC/ST एक्ट में कार्रवाई करने की मांग की। साथ ही अजय रावत द्वारा लिखी गई पुस्तक पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की भी मांग की गई।
मांगे ये की गई है जिस पुस्तक में उन्होंने ये जो शब्द कहे हैं जो वास्तव में संविधान में भी लागू नहीं होते, उसमें प्रतिबंध लगा हुआ है, ऐसे शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया है। इसलिए हम चाहते हैं कि उस पुस्तक पर पूरी तरह से बैन होनी चाहिए और जितनी भी पुस्तकें उनकी निकली हैं वो भी वापस आनी चाहिए और उनको निश्चित रूप से ठीक प्रकार से जो SC/ST आयोग के तहत उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए। अभी आपने पहले भी सौंपी है, क्या कुछ आश्वासन मिला है आपको? हाँ, इन्होंने तहसीलदार साहब ने SDM साहब ने भी कहा कि हम पूरी तरह से उसकी प्रतियाँ ऊपर को भेजेंगे और उसमें पूरी रूप से कार्रवाई करेंगे। यहाँ पर थानाध्यक्ष साहब ने भी कहा है, हमको पूरा आश्वासन दिया कि हम निश्चित रूप से इसमें कार्रवाई करेंगे। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम पुनः आंदोलन करेंगे और इससे उग्र आंदोलन। प्रोफेसर अजय सिंह है जो मुख्य विद्यालय के प्रोफेसर है, इन्होंने थारू जाति के लिए कुछ आपत्तिजनक बातें इसमें लिखी, इससे थारू जाति के लोग विरोध करने आए थे। उन्होंने ज्ञापन दिया, ज्ञापन देके उचित माध्यम से उच्च अधिकारी को बात किया जाए। उत्तराखंड क्रांति दल ने अपना 44वां स्थापना दिवस सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ धूमधाम से मनाया। कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय अध्यक्ष काशी सिंह एरो ने की। 44वां स्थापना दिवस के मौके पर काशी सिंह ने कहा कि दल को अब नई दिशा और दशा के रूप में नए सिरे से आगे बढ़ना होगा। काशी एरी ने युवाओं और महिलाओं से यूकेडी में भागीदारी किए जाने का आह्वान किया। वहीं इस दौरान यूकेडी के संस्थापक सदस्य द्वारिका प्रसाद उनियाल भी पहुंचे। उन्होंने दल के निर्माण पर प्रकाश डाला। इस दौरान उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों पर निशाना साधते हुए कहा कि दोनों राष्ट्रीय पार्टियों ने हमारे जितने भी संसाधन थे उन्हें हड़प लिया है या तो बेच दिया है, जिसके कारण आज उत्तराखंड एक बिका हुआ प्रदेश बनकर रह गया है। 44वां स्थापना दिवस है, व्यवस्था यहाँ बनाई है, उसमें हमारी जनता खुद उसके भरमावे में, उनके भरमावे में आती है और हमारी सही बात को और उनकी लड़ाई की बात को समझती नहीं है। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि जनता को भी ये समझाएं कि ये जो लारा लप्पा देने वाले लोग हैं, जो पैसा और शराब बांट के सत्ता में काबिज होने वाले लोग हैं, ये उत्तराखंड को लूट के बाहर भेजने वाले लोग हैं। ये उत्तराखंड का भला करने वाले लोग नहीं हैं। अगर उत्तराखंड का भला चाहते हो तो उत्तराखंड का आंदोलन का साथ दो, उत्तराखंड का आंदोलन को विश्वास। केंद्र सरकार द्वारा घोषित जीएसटी के बाद से व्यापारियों ने सर्व के नाम पर व्यापारियों के उत्पीड़न के खिलाफ विरोध करना शुरू कर दिया है, जिसको लेकर प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के पदाधिकारियों ने पत्रकार वार्ता की। इस दौरान प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के कुमाऊं प्रभारी अश्विनी छाबड़ा ने कहा कि 5% खाने पीने की वस्तुओं पर टैक्स लगाया गया है, उसका पुरजोर विरोध किया जाएगा। इतना ही नहीं, कहा कि जीएसटी लगाकर व्यापारियों का उत्पीड़न किया जा रहा है, जो कि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जुलाई में जो 5% खाद्य पदार्थों पर टैक्स लगाया गया, उसके विरोध में व्यापार मंडल पूरी तरह पुरजोर विरोध कर रहा है और वह इसके लिए पूरी ताकत से लगा हुआ है। वह जो जीएसटी द्वारा सर्वे करे जा रहे हैं, दुकान दुकान जाके व्यापार मंडल किसी भी कीमत पे, किसी भी दुकान पे जाके सर्वे नहीं करने देगा, क्योंकि जब भारत सरकार द्वारा लगाया गया था उस टाइम ये बिल्कुल साफ शब्दों में व्यापारी संगठनों को ये भारत सरकार द्वारा आश्वासन लिखित व वैसे दिया गया था कि किसी भी दुकान का जीएसटी लगने के बाद में कोई भी सर्वे व कुछ नहीं होगा। और अब वही जीएसटी का द्वारा जगह जगह जाके दुकानों पर सर्वे किया जा रहा है, जो व्यापारियों का उत्पीड़न है, जो कभी पहले किसी ज़माने में सेल टैक्स में हुआ करता था। जो प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल द्वारा आज जो प्रेस मीटिंग रखी गई है, उसका सर्वप्रथम उद्देश्य 5% जो जीएसटी लगाई गई है खाद्य पदार्थों पर, जैसे दाल हो गया और प्री पैकिंग वस्तुओं पर, उसके। इसी के साथ अपने उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश की तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।